हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहज़िबा ख़ान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की फ़िज़िक्स की क्लास को। हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर हीट यानी कि ऊष्मा। तो हमने वहाँ पर ये जाना था कि ऊष्मा यानी कि हीट होता क्या है। तो ऊष्मा क्या है? एनर्जी का ही एक रूप था। जिस तरह प्रकाश एनर्जी का रूप था, जिस तरह ध्वनि यानी कि साउंड एनर्जी का ही एक रूप था, उसी तरह से ऊष्मा यानी कि हीट भी एनर्जी यानी ऊर्जा का एक रूप था। वहाँ पर हमने कुछ थर्मोमीटर के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में हमने जाना था कि टेम्परेचर क्या है और टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हमने वहाँ पर जाना था। हमने प्रयोगशाला थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में वहाँ पर जाना था। अब यहाँ पर हम थर्ड वन के बारे में जान रहे हैं, जो कि आपका न्यूनतम अधिकतम थर्मामीटर या जिसको इंग्लिश में बोला जा रहा है मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक थर्मामीटर है जिसका प्रयोग किया जाता है मौसम पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा और दिन के न्यूनतम और अधिकतम तापमान को मापने के लिए। जैसे कि आपके मोबाइल में भी इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है कि इस टाइम दिन का तापमान क्या रहेगा या रात में होने वाला तापमान या टेम्परेचर कितना रहने वाला है। फोर्थ आ जाता है आपका डिजिटल थर्मामीटर। अब ये डिजिटल थर्मामीटर यानी कि डिजिटल थर्मामीटर होता क्या है? ये होता क्या है? सबसे पहले तो जो थर्मामीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसमें अंदर क्या होता है? उसमें मरकरी होता है। मरकरी यानी कि Hg यानी कि पारा। और जो पारा होता है वो विशाला एक धातु है, ठीक है, एक तरल धातु है, ठीक है, लिक्विड मेटल होती है। और ये जो होती है ना, ये ऊष्मा का अच्छा चालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसीलिए इसको हमने थर्मामीटर में डाला था, क्योंकि ये क्या करेगी, जब टेम्परेचर इसको मिलेगा, जब हीट इसको मिलेगी, जब इसको ताप बढ़ेगा तो ये उसके साथ साथ फैलेगा। और वहाँ पर जो है हमें वहाँ पर हम रीडिंग मेजर कर लेंगे कि हमारा शरीर का जो तापमान है वो कितना है। तापमान को कर लिया है मेजर, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर हमने मेज़र कर लिया, लेकिन वहाँ पर ख़तरा क्या रहता है कि जो पारा होता है एक विषैला पदार्थ, एक जहरीला धातु है, और अगर ये गलती से हमारे शरीर के अंदर पहुँच गया तो ये कितना नुकसान कर सकता है। इसीलिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अधिकांश थर्मामीटर में पारा नामक एक तरल धातु का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। पारा एक जहरीली धातु या पदार्थ है और इसलिए अगर थर्मामीटर टूट जाए तो इसे सुरक्षित रूप से निपटाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए थर्मामीटर के पारे के यूज़ को लेकर के एक बहुत ही चिंता का विषय ये चीज़ बनी रही है कि उसमें थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इन दिनों में क्या किया जा रहा है, डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिनमें पारा उपस्थित नहीं होता। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या डिजिटल थर्मामीटर जो आजकल चल रहे हैं उसमें Hg मरकरी या पारा होता है, तो उसमें पारा उपस्थित नहीं होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण। तो ऊष्मा के स्थानांतरण की बात की जाए तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो 3 प्रकार से होता है। पहला आ जाता है आपका कंडक्शन, जिसको बोला जाता है हिंदी में चालन। दूसरा आ जाता है कन्वेक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संवहन। तीसरा आ जाता है आपका रेडिएशन यानी कि विकिरण। अब ये चालन, संवहन और विकिरण ये होते क्या हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। कंडक्शन यानी कि चालन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बस एक पॉइंट की तरह आप नोट कर लीजिएगा, पहले डिटेल में तो इनके बारे में अभी नीचे हम जानेंगे। कंडक्शन जो होता है वो केवल ठोस के अंदर होता है, ठीक है। संवहन यानी कि कंडक्शन यानी कि चालन और कन्वेक्शन यानी कि संवहन, ये ठोस, ये सॉरी यहाँ पर ठोस नहीं है, यहाँ पे द्रव एंड गैसेज हैं, लिक्विड एंड गैसेज में होता है। और रेडिएशन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या निर्वात में भी रेडिएशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात में तो हवा भी उपस्थित नहीं होती है। तो कंडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, जिसको हिंदी में चालन बोला जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण की हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमें ये पता चला था कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, वो 3 प्रकार से हो रहा है, चालन, संवहन और विकिरण, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जिसमें हम पहला डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर चालन यानी कि कंडक्शन के बारे में। तो ये क्या होती है, यहाँ पर हीट का जो फ्लो है वो सॉलिड में होता है
अब सॉलिड में क्यों होता है, सॉलिड में क्या होता है, जो अणु होते हैं ना पदार्थ के वो बहुत पास होते हैं, बहुत पास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। मान लेते हैं कि हमने एक आयरन की रॉड ले रखी है, यानी कि कोई लोहे की हमने छड़ ले ली, और आयरन की रॉड है ना, तो उसके अंदर आयरन के एटम होंगे, यानी कि आयरन के अणु होंगे, ठीक है, आयरन पार्टिकल्स होंगे, आप बोल सकते हैं आप। तो जब इस आयरन की छड़ को, इस आयरन की रॉड को हम क्या करेंगे, हीट देंगे, यानी कि इसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये आयरन के जो एटम है ना, ये क्या करेंगे, क्योंकि ठोस है, आयरन क्या है, ठोस है, तो इसमें जो एटम होंगे वो बहुत पास होंगे ना, और वो क्या करेंगे, वो अपनी जगह पर, मतलब अपनी जगह पर ही वाइब्रेशन करने लगेंगे, यानी कि कंपन करने लगेंगे। और ये कंपन करने लगेंगे तो जहाँ जहाँ एनर्जी जो है ना, ये एनर्जी जो है ना, ये खुद ब खुद एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। मतलब आयरन के जो अणु हैं वो अपनी जगह से नहीं जाएंगे दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करने के लिए हीट, बल्कि हीट स्वतः ही दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में, तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। और क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स इतने पास होते हैं, तो एनर्जी, यानी एनर्जी का ही तो एक रूप है ऊष्मा, स्वतः ही आगे स्थानांतरित हो जाती है। और ये जो प्रक्रिया है केवल ठोस में होती है, और ये प्रक्रिया वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में नहीं होती, क्योंकि इसमें तो माध्यम की आवश्यकता होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रक्रिया है, ये एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, सबसे धीमी प्रक्रिया है। किसके लिए ये धीमी प्रक्रिया, किसके लिए है, ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए चालन की जो प्रक्रिया है वह एक धीमी प्रक्रिया है, ये केवल ठोस में होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये निर्वात में नहीं हो सकती। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स इतने पास होते हैं, वे अपनी ही जगह पर उपस्थित रहकर बिना हिले डुले कंपन करते रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, और ऊष्मा स्वतः ही एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होती चली जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। संवहन किसमें होता है और संवहन होता क्या है? तो कन्वेक्शन या संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण करने के लिए। यानी कि अभी हमने चालन के बारे में पढ़ा, हमने वहाँ पर ये बार मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स थे वो अपनी जगह पर ही कंपन कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह पर ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन संवहन यानी कि कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहे हैं, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में हीट का जो है ट्रांसमिशन कर रहा है। इसको कैसे समझ सकते हैं आप? अब देखिए, ठोस में तो अणु बहुत पास होते हैं, लेकिन आपका द्रव यानी कि लिक्विड एंड गैसेस में आपके अणु जो होते हैं ना वो दूर होते हैं, इसलिए पार्टिकल्स को इतना स्पेस भी मिल जाता होगा कि वे एक जगह से दूसरी जगह में जा सकें। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है पानी को गर्म करना। पानी गर्म भी बहुत टाइम में होता है, थोड़ा टाइम लेता है, और पानी जो है ना वो ठंडा भी टाइम लेकर के होता है, ठीक है। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। तो ऊष्मा का जो संचरण की प्रक्रिया है, ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का स्थानांतरण या ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो है वो द्रवों में यानी कि लिक्विड एंड गैसेस में होता है। किसके द्वारा होता है? तो कन्वेक्शन के द्वारा होता है। यानी ये जो प्रक्रिया है ऊर्जा के ट्रांसमिशन की, ये संवहन कहलाती है। किसमें? द्रव में एंड गैसेस में। अब यहाँ पर भी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं रेडिएशन यानी कि विकिरण की। रेडिएशन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, रेडिएशन, ठीक है। सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुँचना, ये रेडिएशन के एग्जाम्पल हैं। सर्दियों में आग के पास गर्मी महसूस करना, ये भी आपका रेडिएशन या विकिरण का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को पहले समझ लेते हैं कि सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुँचना, ठीक है। अगर हम अपनी पृथ्वी से थोड़ा ऊंचाई पर जाएं तो वहाँ पर वायुमंडल की एक गैसों की एक परत होती है जिसको वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर से ऊंचाई पर जाने पर क्या है? वैक्यूम है। लेकिन फिर भी सूर्य का जो प्रकाश है वो अर्थ तक आ रहा है। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि रेडिएशन के द्वारा सूर्य का प्रकाश जो है या सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी यानी अर्थ तक पहुँच जाती हैं, वैक्यूम में से होकर के भी गुजर जाती हैं। इसका मतलब रेडिएशन जो होता है वो निर्वात यानी वैक्यूम में भी संभव है। आगे भी जानेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं ऊष्मा का चालन। ऊष्मा के जो चालक होते हैं यानी कि कंडक्टर ऑफ हीट, ये कौन से होते हैं? कंडक्टर कौन होते हैं? ठीक है, तो वे वस्तुएं बहुत ही
इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखा है, वे वस्तुएं जो ऊष्मा को अपने में से होकर के जाने देती हैं या अपने में से प्रवाहित होने देती हैं, वो आपकी कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा की चालक कहलाती हैं। जैसे कि आपका तांबा, एल्यूमिनियम जैसी धातु। मोस्टली जो मेटल्स होती हैं ना, जो धातुएं होती हैं, मोस्टली, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स होती हैं, धातु होती हैं, वो ऊष्मा की चालक होती हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंसुलेटर ऑफ हीट यानी कि इंसुलेटर यानी कि कुचालक। इंसुलेटर किसको बोलते हैं? कुचालक को बोलते हैं। यानी ऊष्मा के कुचालक कौन से होते हैं? तो वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने नहीं देते, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लकड़ी है, लकड़ी में से ऊष्मा इतनी आसानी से होकर के नहीं गुजर सकती। प्लास्टिक है, और वायु भी आपकी ऊष्मा के कुचालक के अंतर्गत आती है। इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट करके आपको नोट कर लेना है। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर नोट डला हुआ है एक, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल तरल पदार्थों और गैसों में ही संभव है। ऊपर भी हमने ये बात की थी कि कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड में होता है, इन गैसेज में होता है, क्योंकि तरल पदार्थों और गैसों के कण जो होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसीलिए होता है। इसका मैंने आपको बताया था। रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, रेडिएशन यानी विकिरण के बारे में। तो इसमें एनर्जी या ऊष्मा का स्थानांतरण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, और जिसे क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा या रेडिएशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण रेडिएशन में यानी विकिरण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह होता है, और इन तरंगों को विकिरण ऊर्जा या रेडिएशन एनर्जी कहा जाता है। और क्योंकि ये लाइट की ही स्पीड होगी, इसलिए लाइट की स्पीड होगी, वही स्पीड यहाँ पर ऊष्मा की भी हो जाएगी। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर गर्म वस्तु रेडिएशन के कारण ही आसपास की अन्य वस्तुओं को गर्म कर देती है। जैसे कि वो एग्जाम्पल दिया था, सर्दियों के दिनों में आग का जल जाने से आपको गर्मी महसूस होती है, ऊष्मा महसूस होती है। यह प्रक्रिया सबसे तेज होती है। सबसे हल्की या सबसे धीमी प्रक्रिया कौन सी थी? वो थी आपकी कंडक्शन की थी, और ये वाली आपकी कौन सी है? रेडिएशन की है, यानी कि ये सबसे तेज प्रक्रिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नए पॉइंट के बारे में जानना है। इसको हिंदी में बोला जाता है समुद्र समीर यानी कि सी ब्रीज। ये सी ब्रीज या समुद्र समीर होता क्या है? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। समुद्र से थल की ओर बहने वाली हवा को समुद्र समीर कहा जा रहा है, यानी कि समुद्र की तरफ से थल यानी लैंड की ओर जो आ रही है ना हवा, उसी को समुद्र समीर कहा जा रहा है। और ये प्रक्रिया कब होती है? ये दिन के समय होने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि दिन के समय तटीय क्षेत्र यानी कि जो अर्थ की ज़मीन होती है वो सूर्य की किरणों के कारण क्या हो जाती है? गर्म। ठीक है, सूर्य की किरणों के कारण गर्म हो जाती है, और समुद्र भी गर्म हो जाता है। लेकिन ज़मीन की तुलना में समुद्र को गर्म होने में अधिक समय लगता है, इसलिए क्योंकि पानी गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लेता है और पानी ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए ज़मीन के ऊपर की हवा समुद्र के ऊपर की हवा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है। ठीक है, इसको अभी और ज़्यादा क्लियर करेंगे। पानी को गर्म और ठंडा होने में अधिक समय लगता है। गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर उठ जाती है, और ठंडी हवा जो होती है वो नीचे आती है। ठीक है, समुद्र से ठंडी हवा इस खाली जगह को भरने आएगी, और यही समुद्र समीर कहलाता है। अब इसको कैसे समझना है? इसको ऐसे समझना है, मान लिया ये तट है, ठीक है, ये एक ज़मीन है, और यहाँ है आपका जल, ये रहा समुद्र। मान लिया ये आपका सी है, यानी कि समुद्र है। अब सूरज की रोशनी आ रही है, दिन का समय है। ठीक है, सूरज की रोशनी आ रही है और दिन का समय है, तो सूरज की रोशनी यहाँ भी आएगी, और सूरज की रोशनी जो है वो यहाँ भी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो सूरज की रोशनी यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, यानी समुद्र पे भी आ रही है और यहाँ पर आ रही है, लेकिन दिन का समय है। तो यहाँ पर यानी कि जो लैंड है यानी कि जो थल है, उस पर जो उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो सरफेस है, वो इस समुद्र के मुकाबले ज़्यादा गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इसको अब आप खुद भी इसको सोच सकते हैं कि इसको गर्म होने में
कम टाइम लगेगा, क्योंकि पानी को गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और पानी को ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ पर ज़मीन के मुकाबले समुद्र ठंडा होगा और समुद्र के मुकाबले ज़मीन ज़्यादा गर्म होगी दिन के समय। ठीक है, अब यहाँ से जो हवाएं निकलेंगी वो कैसी होंगी? गर्म हवाएं। गर्म हवाएं कैसी होती हैं? ये हल्की होती हैं। जब गर्म हवाएं हल्की होती हैं ना, तो ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ये जा रही हैं ऊपर की तरफ। अब ये हवाएं गर्म हैं, ऊपर की तरफ जाएं, तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पर हो गया वैक्यूम, यानी कि यहाँ से हवाएं अनुपस्थित हो गई। अब तुरंत से जब कोई जगह खाली होती है तो उनकी जगहों को घेरने के लिए दूसरी हवाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो समुद्र की जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं ना, ये यहाँ जगह लेने के लिए तुरंत से आ जाएंगी, इसकी जगह लेने के लिए तुरंत से आ जाएंगी। तो यहाँ पर समुद्र की तरफ से थल की तरफ जो है हवाएं चलेंगी, और यही जो हवाएं हैं यही समुद्र समीर कहलाती हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। यही बात हमने ऊपर लिखी हुई थी, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या लिखा था कि समुद्र से थल की ओर बहने वाली हवा को समुद्र समीर कहा जाता है। और ये घटना कब होती है? ये दिन के समय होने वाली घटना है, क्योंकि तटीय क्षेत्र की ज़मीन सूर्य की किरणों के कारण गर्म हो जाती है। समुद्र भी गर्म हो जाता है, लेकिन ज़मीन की तुलना में, यानी कि ज़मीन की रिस्पेक्ट में गर्म होने में इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए ज़मीन के ऊपर की जो हवा होती है वो समुद्र के ऊपर की हवा की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाती है, और पानी को गर्म होने और ठंडा होने में टाइम लगता है। गर्म हवा ऊपर जाती है, समुद्र से ठंडी हवा इस खाली स्थान को भरने आ जाती है। घटना कहलाती है समुद्र समीर। दिन के समय हवा समुद्र से थल की ओर चलती है। ये पॉइंट भी आपको याद करना है कि दिन के समय समुद्र से हवा, समुद्र से आ रही थी ना वो हवा जगह घेरने के लिए, समुद्र से हवा थल की ओर चलती है। और ये सब कुछ हो कब रहा है? दिन के समय हो रहा है। अब रात का समय आया। रात के समय क्या हुआ? वहाँ से तो चली थी ठंडी हवाएं जो कि आ रही थी थल पर। थल तो ठंडी हो गई, लेकिन समुद्र हो गया गर्म। वहाँ से चलती रही, लेकिन वहाँ से हवाएं चलती रहीं थल की तरफ। थल पर ठंडक आती रही, लेकिन सूरज का रेडिएशन पूरे दिन समुद्र को गर्म करता रहा। अब हो गया है समुद्र गर्म, क्योंकि पानी को गर्म होने के लिए भी टाइम लगता है और पानी को ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता है। लेकिन अब टाइम अच्छा खासा हो चुका है, इसलिए हो गया है समुद्र गर्म। और पानी को गर्म होने और ठंडा होने में दोनों में समय लगता है। तो रात में क्या होगा? अर्थ के रिस्पेक्ट में पानी का जो टेम्परेचर है, यानी समुद्र का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। यानी रात के समय में हो रही है ये घटना। जो पानी का टेम्परेचर है वो अर्थ यानी कि जो तट है या जो थल है उसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा। समुद्र की गर्म हवा, अब समुद्र में से जो हवाएं निकल रही होंगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसलिए वो गर्म हवाएं होंगी, वो हवाएं ऊपर उठेंगी और थल से जो हवा है वो समुद्र की ओर बहने लगेगी। क्योंकि जब हवाएं ऊपर उठेंगी वहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, निर्वात क्रिएट होगा। उस खाली जगह को घेरने के लिए थल से हवाएं समुद्र की ओर चलने लगेंगी। यानी कि रात के समय हवाएं जो होती हैं थल से समुद्र की ओर चलती हैं। और ये घटना क्या कहलाती है? तो ये घटना थल समीर कहलाती है। और ऊपर वाली घटना क्या कहला रही थी? समुद्र समीर। ठीक है, भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली हवा को थल समीर या लैंड ब्रीज कहा जाता है। ठीक है, लैंड ब्रीज कहा जाता है। हल्के रंग, ये अलग चीज़ हो गई, लैंड ब्रीज वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको समुद्र समीर समझ में आ गया होगा, थल समीर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ऊष्मा से रिलेटेड हैं, तो मैंने उनको नोट कर लिया। आज की इस क्लास में हम ऊष्मा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। लाइट हमने कंप्लीट कर लिया, साउंड हमने कंप्लीट कर लिया, ऊष्मा हम आज कंप्लीट कर लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहाँ से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, PYQs लगाएंगे, MCQs लगाएंगे, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। अब हल्के रंग के कपड़े गर्मी में पहने जाते हैं, आप लोग भी पहनते होंगे। क्या करते हैं ये हल्के रंग के कपड़े? गर्मी को यानी कि ऊष्मा को पर्यावरण में परावर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। और जब परावर्तित कर देंगे, यानी कि परावर्तन क्या होता है कि टकरा करके वापस चला जाना किरणों का, वही तो परावर्तन कहलाता था। परावर्तित कर देंगे तो गर्मियों के दौरान ये हमें ठंडा रखेंगे, मतलब ऊष्मा वहाँ पर रुकेगी नहीं। इसीलिए
गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं। इसी तरह गहरे रंग के कपड़े कब पहने जाते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा कि वो सर्दियों में पहने जाते हैं। तो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो पर्यावरण से गर्मी को अवशोषित करते हैं और हमें गर्म रखते हैं। क्या करते हैं, गर्मी यानी कि ऊष्मा को अवशोषित कर देते हैं गहरे रंग के कपड़े, ठीक है। तो उसके कारण से ये हमें गर्म रखते हैं सर्दियों में। और यहाँ पर ऊनी कपड़े हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, इसलिए हमें गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। ऊनी कपड़े क्या करते हैं, हमारे शरीर में एक बार जो ऊष्मा प्रवेश कर जाती है, हमारी बॉडी से भी निकलती है, उसको ये बाहर नहीं जाने देते, इसीलिए हमें गर्मी का एहसास दिलाती हैं। ठंडी रातों में 2 पतले कंबल एक मोटे कंबल की तुलना में अधिक गर्मी देते हैं या ऊष्मा देते हैं, क्योंकि 2 कंबलों के बीच हवा की एक परत बन जाती है और ये एक बेहतर विसंवाहक का काम करती है। इसको कैसे समझना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, ऊपर क्या पढ़ा था कि हवा भी ऊष्मा का कुचालक होती है, यानी कि इंसुलेटर ऑफ हीट होती है हवा, यानी कि वायु यानी कि एयर। तो इंसुलेटर क्या होते थे, जो अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से जो है होकर के गुजरने नहीं देते थे। यानी कि यहाँ पर भी यही बात की गई है, क्योंकि एक मोटे कंबल की तुलना में 2 कंबलों को जोड़ करके एक कंबल बनाया गया है, क्योंकि उन दोनों कंबलों के बीच हवा की जो परत होती है वो एक बेहतर विसंवाहक का काम करती है, यानी वो ऊष्मा को उसमें से आसानी से होकर के गुजरने नहीं देती। यहाँ पर एक और पॉइंट है, रेफ्रिजरेटर और आइस बॉक्स में दोहरी दीवारें होती हैं जिनके बीच थर्माकोल होता है, ठीक है। थर्माकोल क्या होता है, ये भी तो ऊष्मा का कुचालक होता है। थर्माकोल अपने अंदर से ऊष्मा को आसानी से होकर के गुजरने नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देने देता, जो चालन द्वारा ऊष्मा की हानि नहीं होने देता, ऊष्मा को बनाए रखता है, ठीक है, इसीलिए होती हैं। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग यूनिट, या जिसको आप बोलते हैं कि आपका जो है फ्रीजर को ऊपर के पास फिट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे की ओर आती है और पूरे इंटीरियर को ठंडा रखती है, ठीक है। क्योंकि ऊपर कूलिंग यूनिट होगी तो ठंडी हवाएं कैसी होती हैं, ठंडी हवाएं भारी होती हैं तो वो नीचे की तरफ आती हैं। ठंडी हवाएं कैसी होती हैं, भारी होती हैं। ठंडी हवाएं भारी होंगी तो वो नीचे आएंगी। गर्म हवा कैसी होती है, हल्की होती है। इसीलिए हमें पूरे फ्रिज को ठंडा रखना है, पूरे रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखना है, इसीलिए ऊपर लगा दिए, ताकि ऊपर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे आएंगी, फिर वो गर्म हवा, यहाँ जो गर्म हवा होगी वो हल्की होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर ठंडी होकर आएगी, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इस कारण से ये पूरे इंटीरियर को ठंडा रखती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जूट या लकड़ी का बुरादा ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। हम बर्फ पिघलने से बचाने के लिए इस लकड़ी के बुरादे और जूट के कपड़े से ढक देते हैं। बर्फ को लकड़ी के बुरादे या फिर जूट के कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि जूट या लकड़ी का जो बुरादा होता है वो ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते। और हम बर्फ को पिघलने से अगर रोकना चाहते हैं तो या तो हम उसे लकड़ी के बुरादे से ढक दें या फिर जूट के किसी कपड़े से उसको ढक दें। और आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि मोटर कार में रेडिएटर संवहन के सिद्धांत पर काम करते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, मोटर कार में जो रेडिएटर होते हैं ना वो संवहन यानी कि कन्वेक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। और कन्वेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स में होता है, गैसेस में भी होता है, और ये ठोस में नहीं हो सकता। क्यों होता था ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि लिक्विड में, गैसेस में जो एटम थे, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास नहीं हैं, दूर दूर हैं, उनको इतना स्पेस मिल जाता है कि वे एनर्जी यानी कि ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए एक दूसरे में ऊष्मा का ट्रांसमिशन कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और इंशाल्लाह आपका सीटेट अच्छे मार्क्स से यहाँ पर क्वालिफाइड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।